ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, हमने चैप्टर स्टार्ट किया लास्ट लेक्चर में, फिर क्या क्या किया वो अभी न्यूमेरिकल के पहले हमने रिवाइज किया, फिर हमने दोनों न्यूमेरिकल भी की। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। देखो हमने सबसे पहले तो ऑर्स्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इंटर रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, वो पता चला। ओके, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड समझा। देन चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका इक्वेशन लाए, डायरेक्शन लाए। फिर करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका भी इक्वेशन, उसकी डायरेक्शन, उसके दोनों के न्यूमेरिकल भी देखे। अब और आगे बढ़ते हैं। ओके, सो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, जो चार्ज है वो मूविंग है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हम सोचेंगे सर चार्ज मूविंग है मैग्नेटिक फील्ड, वो तो डिस्कस कर लिया हमने, जिसका फॉर्मूला है F = QVB sin थीटा। हाँ सही है, लेकिन मूव कैसे कर रहा है वो डिफरेंट केसेस हम देख रहे हैं। चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव तो कर रहा है, वो हमने डिस्कस कर लिया है। ओके, और उसका आंसर देखो, वो थियरी भी हमने कैसे स्टार्ट किया था। F 3 चीजों पे प्रोपोर्शनल है। कौन सा याद करो? हाँ, मैग्नेटिक फोर्स Q पर जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा। फिर दूसरा B के ऊपर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा टेस्ला होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा चार्ज के ऊपर। और तीसरा V sin थीटा। तीसरा हमने देखा था कि वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट है, और वेलोसिटी के अगर हम दो कंपोनेंट निकाल ले तो एक होगा V sin थीटा, एक होगा V cos थीटा। हमने देखा था कि V cos थीटा या -V cos थीटा वाली डायरेक्शन में कोई आंसर मतलब तब जो मिले तो को ऐसा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। मतलब जो चार्ज मूव हो रहा है उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, दैट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगी, इतनी वैल्यू की प्रोड्यूस होगी, सो दैट एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा दैट विल बी 0। डन। सो V cos थीटा का कुछ काम नहीं आया फिर वहां पर। ओके, तो फिर V sin थीटा हमने कंसीडर किया था। डन। सो V sin थीटा हमने कंसीडर किया, एंड तीनों से मिलाकर हमने फॉर्मूला निकाला था F = QVB sin थीटा। ओके, वो पता होना ही चाहिए इसके पहले। ओके, तो अभी तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। देखो F = QVB sin थीटा कहां से आया, वही तो हमने पढ़ा पहले। ओके, डन। चलो, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी भी पहले भी वही किया था, लेकिन पहले तो हमने बोल दिया कि सर सपोज उसी की डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं मिल रही है, 90 डिग्री मूव कर रहा है तो इफेक्ट मिल रही है, वो प्रैक्टिकली भी हमें पता है। अब यहाँ पे डिफरेंट और कितने केस हो सकते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। ओके, चलो, तो मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज लिखना लेते हैं F = QVB sin थीटा। ओके, सो F = QVB sin थीटा हमें पता है, हमने लास्ट थियरी में डिस्कस कर लिया है। अब इसमें डिफरेंट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं। तो फर्स्ट केस क्या है? अगेन दिस आल्सो वी हैव सीन इन द थियरी। ओके, व्हेन द चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग along or in opposite direction to the magnetic field। याद करो वो फिगर, x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, याद आया? x डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड थी। सो x डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड थी, सपोज ये बाहर निकलने वाली y डायरेक्शन थी और उसके बीच में ये मूव कर रहा था। फिर हमने V क्रॉस B निकाला था। यहाँ V था और तो ये थीटा है, तो ये V cos थीटा और ये वाला V sin थीटा। डन। ओके, तो दैट थियरी। नाउ यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि केस 1 क्या ले रहे हैं कि जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ना, अगर वो उसी डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है F 0 आता है, डिस्कस कर लिया था हमने। ओके, तो यहाँ पर भी वही आएगा। ओके, डिफरेंट केस है। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग और इन ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो अलोंग जाएंगे तो थीटा क्या बन जाएगा? VB। ओके, अलोंग ही जाएंगे तो देखो V कोई पर्टिकुलर एंगल पे होगा, तो ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा? V cos थीटा। वो y वाली डायरेक्शन बाहर निकल रही है, उसमें कितना हो जाएगा? V sin थीटा। V cos थीटा और B के बीच में कितना एंगल है? 0, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है, दोनों पॉजिटिव x में ही है, दोनों के बीच का एंगल है 0। तो अभी sin 0 क्या हो जाएगा? 0।
साइन जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो साइन जीरो जीरो हो गया, तो दैट्स इट। ये अगर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा एफ का वैल्यू क्या आ गया, डन। ओके, नाउ अभी इस डायरेक्शन में पाथ कैसे होगा, तो हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज मूव कर रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज मूव कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी टाइप का फोर्स लगाएगी नहीं, कोई भी टाइप का दूसरा फोर्स लग ही नहीं रहा है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, वेदर इट इज इन द पॉजिटिव एक्स, वेदर इट इज इन द नेगेटिव एक्स, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो। उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब कोई मैग्नेटिक फोर्स या कोई दूसरा भी उसके ऊपर फोर्स लग रहा नहीं है। तो चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में चार्ज जाता जाएगा, करेक्ट। तो अगर एक डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन, इंक्लाइन लो, एक्स लो, वाई लो, कोई भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अभी मैग्नेटिक फोर्स जीरो लग रहा है, तो वो तो वही डायरेक्शन में चला जाता जाएगा ना, कंटिन्यू रहेगा। मतलब क्या, उसकी लीनियर ही रहेगी मोशन, क्या रहेगी, लीनियर ही रहेगी जी। लीनियर मतलब एक लाइन में, एक लाइन में मोशन हो तो उसको लीनियर बोलते हैं। फिर ऐसे सीधे जाओ या पीछे आओ, कोई भी, लेकिन एक लाइन ही तो है। ओके, तो फिर वो क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ द पार्टिकल विल बी लीनियर और अ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव जेड, इंक्लाइन, कुछ भी, लेकिन बोल क्या रहे हैं कि वो चेंज नहीं होने वाली। क्यों चेंज नहीं होने वाली, मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, डन। एक मार्क का क्वेश्चन ये भी है कि इफ, ऐसे पूछेंगे वर्डिंग में घुमा घुमा कर, इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ magnetic field in the opposite direction of the magnetic field, then the external magnetic field will apply magnetic force on the moving charge particle. So what will be the say motion of a charge particle? ऐसे क्वेश्चन उन्होंने बोला कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेगा फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, लेकिन वो अप्लाई करेगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऑपोजिट। अभी क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो भी साइन 180 क्या हो जाएगा, जीरो। साइन जीरो भी जीरो और साइन 180 भी जीरो, डन। ओके, सो ये रहा पहला केस, और इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और ये एमसीक्यू भी आ सकता है। दूसरा केस लेते हैं। तो देखो, अब जीरो ले लिया, तो अब हम क्या ले रहे हैं, से 90। ओके, सो व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट अ राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज इक्वल्स टू 90। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में है, 3D, हाँ 3D, पहले हमने 2D डिस्कस किया था। ओके, मतलब वो बाहर जाने वाली डायरेक्शन ऐसे ही शो कर दी थी। यहाँ पे हम डायरेक्टली 3D डिस्कस कर रहे हैं, क्या कि अब हमारा चार्ज पहले क्या था, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा था, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अब उस डायरेक्शन में जा रहा नहीं है। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था ना, ऐसे दो प्लेट, यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, तो पहले हमारा कोई चार्ज था, वो चार्ज भी कहां से कहां जा रहा था, यहां से यहां ही जा रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन अब ये ऐसे जा रहा नहीं है। अब कैसे जा रहा है, 90 डिग्री पे जा रहा है। कैसे जा रहा है, 90 डिग्री पे, मतलब मैग्नेटिक फोर्स ऐसे जा रहा है और वो 90 डिग्री पे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे। ओके, तो जैसे ही वो ऐसे जाएगा उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स अब तो लगेगा ना, साइन 90 तो मैक्सिमम लगेगा, साइन 90 तो 1 होता है, वही मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा उसके ऊपर जब 90 डिग्री पे मूव करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे जा रहा है और चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, उसके ऊपर मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ओके, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी क्या होगी, हम डायरेक्टली वही तीनों मेथड से, अभी जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया ना सेकंड, तीनों से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, चार्ज की ये डायरेक्शन है, चार्ज की ये डायरेक्शन है, मानो चार्ज की कौन सी डायरेक्शन है, ऐसी।
ओके, चार्ज की ये डायरेक्शन है, मतलब करंट की डायरेक्शन भी यही होगी। चार्ज की ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये होगी, पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूँ, और से करंट की डायरेक्शन भी यही होगी, जहां पे चार्ज मूव कर रहा है वही डायरेक्शन होगी। अब इसको मोड़ना है, ये 4 उंगली को मुझे मोड़ना है, कहाँ पे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो ऐसे मोड़ दिया तो कहाँ आया? ऊपर। दैट्स इट, डन। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी, चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, तो ये 4 उंगलियां कहाँ होगी? वेलोसिटी की, v क्रॉस b ना, v क्रॉस b, तो वेलोसिटी कहाँ होगी? जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है उस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। ओके, अब b कहाँ है? इस साइड है ना पूरी मैग्नेटिक फील्ड, तो ओके ऐसे जा रही है, मतलब यहाँ है ना मैग्नेटिक फील्ड, उस साइड में मोड़ दूंगा, उस साइड मोड़ दिया तो कहाँ है? पॉजिटिव। डन। पक्का समझ में आ गया? श्योर? ओके, तो बस वैसे ही है। अब उसके ऊपर फोर्स लगेगा ना, तो वो कंटिन्यूअस फोर्स लगता जाएगा, तो वो घूमता जाएगा मैग्नेटिक फोर्स, और वो सर्कुलर मोशन बना देता है। कैसे? चलो देखते हैं। जस्ट लाइक हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़े थे, 9th में पढ़े थे, 11th में पढ़े थे एनएलएम में। ओके, कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ओके, डिस्कस किया था ना। तो ऐसे अगर मूव कर रहा है तो वो केस जैसे था, सेंट्रिपिटल फोर्स आता था उसमें। ओके, तो वो डिटो केस यहाँ पर ही हो रहा है। देखो, when a charged particle moves at a right angle to the magnetic field theta is equals to 90 degree। तो देखो ये into the page है, magnetic field into the page है। ओके, now force F on the charge Q due to the magnetic field, ये फॉर्मूला हमें पता है, F is equals to QEB sin थीटा। अब थीटा कौन सा है? 90 डिग्री, क्योंकि हम तो 90 वाला ले रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन वाला तो गिन लिया ऑलरेडी, 0 आ रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू 90, तो ये तो मैक्सिमम हो गया QVB। सो F इज इक्वल टू हो गया हमारा QVB। अब जब F इज इक्वल टू QVB हो गया, ऐसा समझो कि चार्ज ऐसे जा रहा है, मतलब वेलोसिटी भी ऐसे है, वेलोसिटी भी क्या है? इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो मैं अगर ऐसे जा रहा है ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ऐसे मोड़ूंगा तो ये अपसाइड आ गया, ये 4 उंगली ऐसे, मतलब ऐसा समझो यहाँ पूरी मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, और ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे जा रही है, ऐसे। अभी ऐसे बताया ना। दूसरा बोर्ड वाला केस क्या? इनटू द प्लेन, इनटू द प्लेन, तो ये इनटू द प्लेन जा रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। डन। सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इनटू द पेज जा रही है, क्रॉस है ना, दिखाई दे रहा है? ओके, अब मेरा चार्ज कहाँ जा रहा है? इसके 90 डिग्री, तो ये ऐसे जा रही है, तो मैं ऐसे जाऊंगा। ओके, डन। तो मैं ऐसे गया, अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमा दो, तो घुमा दिया, फोर्स कहाँ लगा? ऊपर की साइड। देखो फोर्स कहाँ लगा? ऊपर की साइड। अभी यहाँ पर ऊपर तो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा ना 2D में, तो ओके, तो फोर्स कहाँ लगा? ऊपर। जैसे यहाँ पे ऐसे जा रहा था, चार्ज ऐसे गया, तो हमने ऐसे मोड़ा था, फोर्स ऊपर लगा। वैसे यहाँ जा रहा है, चार्ज ऐसे जा रहा है, तो इस साइड मोड़ेंगे तो चार्ज फोर्स कहाँ लगा? ऊपर लगा। डन। तो ये फोर्स ऊपर लगा। फिर यहाँ से वापस ऐसे जा रहा है, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो ऐसे, तो ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड, तो मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा। हर बार ऊपर ही है, लेकिन ऊपर अलग अलग है। यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे सीधा फोर्स लग रहा है, सीधा। ओके, फिर और आगे गए तो सीधा नहीं लग रहा है, सपोज ऐसे ऐसे, क्योंकि ये फोर्स लगा है तो मूव तो करेगा ना। फोर्स लगाया तो ऐसे थोड़ी सीधे सीधे ही चलते जाएगा। सीधे सीधे कब? लीनियर पाथ कब मिला हमें? जब फोर्स ना मिले, फोर्स 0 हो तब। अब तो ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन होगी वो चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है, तो मेरा पहले वाला, इससे पहले वाला केस हमने देखा ना, क्या कि ये चार्ज मूव कर रहा है, इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 0 है, तो कुछ लगेगा ही नहीं, जैसे है वैसे जाता ही जाएगा। तो ये लीनियर मूवमेंट, लीनियर डायरेक्शन, और से लीनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन हो गई। ओके, अब सेम केस ऐसे जाता जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अब फोर्स लग रहा है, वो 0 नहीं है, वो 0 नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 90 डिग्री पे है, मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे है, तो वो मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं है। तो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स 0 नहीं है, मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स है। कितना है? तो हमने फाइंड किया QVB जितना है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, अब वो उसके ऊपर लगाएगा, उसके ऊपर लगाएगा तो इसका डिफ्लेक्शन होगा। डिफ्लेक्शन होगा मतलब ये थोड़ा ऐसे मूव हो जाएगा। फिर यहाँ जा रहा है, लेकिन अभी भी फोर्स लगा है, फिर से मूव, फिर से मूव, तो ऐसे गोल। समझ में आया? तो ऐसे राउंड हो जाए। ये 3D में समझा रहा हूं मैं, ये 2D है। डन। ऐसे जा रहा था,
अगर कोई फोर्स 0 लगा तो ऐसे ही चला जाता जाएगा, वो फर्स्ट केस। सेकंड केस ऐसे जा रहा है और फोर्स लग रहा है तो अब डिफ्लेक्शन होगा, वो कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। अभी मैंने ऐसे बोला, ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे भी जा सकता है ना, ऐसे गोल गोल भी घूम सकता है, ऐसे। डन, पक्का पता चलो? ओके चलो। तो यहां से फिर अंदर, यहां से फिर अंदर, तो हर बार मैग्नेटिक फोर्स अंदर जा रहा है। अब अंदर जा रहा है और सर्कुलर मोशन है, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स इसे कह सकते हैं हम। ओके, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वही है हमारा क्या, सेंट्रिपिटल फोर्स। और सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स का भी फॉर्मूला हमें पता है qvb। दोनों को इक्वेट कर दो तो कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। डन। लेकिन कर क्या रहे हैं समझ में आया? ओके, सो दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन and the magnetic field B, so that the charge will describe a circular path। तो वो हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं, चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री होगी। किससे, मैग्नेटिक फील्ड से डायरेक्टली। देखो, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, मतलब ये जो फोर्स लगेगा तीनों के तीनों 90 डिग्री पे ही होंगे ना। जो फोर्स लगेगा वो, हमने पहले क्या केस लिया, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उससे 90 डिग्री पर चार्ज मूव हो रहा है, वही तो हमने केस लिया है 90 डिग्री वाला। तो मैग्नेटिक फील्ड से जो चार्ज मूव हो रहा है वो 90, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो चार्ज जो पहले ऐसे हमने लिया वही डायरेक्शन में, फोर्स 0। अब हम चार्ज की मूवमेंट ऐसे ले रहे हैं, तो ये ऐसे आ रहा था और ये ऐसे, मतलब 90 डिग्री। ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, और फोर्स हमने फाइंड किया तो वो क्या आया, अपवर्ड, ऐसे जा रहा था, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, चार्ज ऐसे जा रहा है, मोड़ दिया, अपवर्ड आई। तो देखो ये और अपवर्ड, तीनों के तीनों क्या हो गए, 90 डिग्री। तो वही वर्डिंग में लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स एंड द चार्ज, तीनों के तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से 90 डिग्री होंगे, और वो क्या क्रिएट कर देंगे, सर्कुलर पाथ। डन, ओके। नाउ सर्कुलर पाथ क्रिएट करेंगे तो जैसे मैंने बताया कि सेंट्रिपिटल फोर्स ही बैलेंस कर देगा हमारे मैग्नेटिक फोर्स को। तो मैग्नेटिक फोर्स है हमारा qvb, sin थीटा और sin 90 है, मतलब 1, तो मतलब qvb वो क्या है, mv²/r। फॉर्मूला ये जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, mv²/r। तो यहां से हमें पता चल जाएगा, एक v तो कैंसिल हो गया, एक वेलोसिटी कैंसिल हो गई, एक v रही। सो हम क्या निकाल रहे हैं, r निकाल रहे हैं। ये सर्कुलर मोशन है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, तो r ऊपर चला गया, ये सब कुछ नीचे आ गया, तो ऊपर m, एक v तो कट हो गया, तो एक v बाकी है, और qb। सो r इज इक्वल्स टू mv/qb। याद रखने की जरूरत नहीं है, न्यूमेरिकल करते जाओगे याद रह जाएगा। mv/qb याद ना रहे तो दोनों फोर्स को फिर से इक्वेट कर दो, mv²/r इज इक्वल्स टू qvb, तो मिल जाएगा r। रटने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल करोगे तो याद ही रह जाएगा, mv/qb। डन। सो r इज इक्वल्स टू mv/qb। अब मतलब देखो इसका कि ये रेडियस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेडियस डिपेंडेंट है वेलोसिटी के ऊपर भी, कि कितनी वेलोसिटी है, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो इसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, और चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर भी, सबके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, रेडियस, रेडियस। लेकिन अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुस गया या कोई चार्ज घुस गया, ये सर्कुलर मोशन की ना, तो ये कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड मतलब एक रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगा। सो टाइम पीरियड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम निकाल दो तो क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम निकालना है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डन। सो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है मेरा 2πr, सर्कुलर मोशन मतलब 2πr। स्पीड कितनी है, स्पीड तो v है, वेलोसिटी v, तो स्पीड v है। अच्छा, अब यहाँ पे r की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, तो 2π/v को ऐसे ही रखो, r की वैल्यू जो हमने ढूंढी वो लिख लो, mv/qb, mv/qb, mv/qb रखा तो ये v और v कैंसिल्ड हो गया, तो रहा क्या, 2πm अपॉन qb। डन, सिंपल है। तो ये मिल गया हमें टाइम पीरियड। अगर फ्रीक्वेंसी पूछे, फ्रीक्वेंसी कोई न्यूमेरिकल में पूछते हैं हाँ, ऐसे फ्रीक्वेंसी बोलो, तो फ्रीक्वेंसी का हम फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढे, अरे टाइम पीरियड ढूंढा ना, उसका उल्टा फ्रीक्वेंसी 1/t ही होता है ना, म्यू फ्रीक्वेंसी हम फाइंड करते थे वेव वाले में। ओके, सो 1/t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, उल्टा, qb/2πm। डन। तो ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैंने तुम्हें बता दिया।
ओके चलो इसमें भी नोट डाउन कर लो। देखो जो टाइम पीरियड है वो डज नॉट डिपेंड ऑन दी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी तो निकल गई, तो मतलब टाइम पीरियड जितना टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन में, तो चार्ज की वेलोसिटी डिपेंडेंट ही नहीं है। चार्ज की वेलोसिटी ज्यादा हो या चार्ज की वेलोसिटी कम हो, सर्कल के लिए जितना टाइम लगना चाहिए उतना टाइम लगेगा ही लगेगा। समझ में आया? तो इसके ऊपर ये जो नोट है इसके ऊपर भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा बताएंगे और तुम्हें लगेगा कि अच्छा कितनी है वेलोसिटी, कितनी है ओके, और से वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी कम हुई, तो बोलेंगे कि भाई एक चार्ज है वो से 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा चार्ज जो है वो 20 मीटर पर सेकंड, वैल्यू के साथ बोलेंगे 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है in the same magnetic field. So how say in what time they will complete the one revolution, ऐसे तो वैल्यू के साथ बोलेंगे तो फिर 10 20, तो फिर हम बोलेंगे ऑप्शन में होंगे 10 होगा 20 होगा, दोनों का एवरेज भी होगा कि भाई मतलब टाइम पीरियड ओके, तो टाइम पीरियड का एवरेज भी एक होगा 0 एंड ऑल सब कुछ, तो और से कांट से ऐसा भी एक होगा। तो ऐसे ऑड वाले क्वेश्चन का आंसर आता है क्या? कांट से। क्यों कांट से? भाई वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है, तो टाइम पीरियड कैसे बताऊं मैं? वेलोसिटी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है तो टाइम पीरियड कैसे बताऊं? डन। यहाँ पर अगर दूसरी ये सारी वैल्यू है और तुमने वेलोसिटी निकाली और आर निकाल दिया, तो आर यहाँ पर आर की वैल्यू तो पुट कर दी है, तो यहाँ पर रेडियस भी डिपेंडेंट है नहीं। देखो यहाँ से रेडियस चला गया, यहाँ से वेलोसिटी भी चला गया। डन। तो रेडियस लिखा नहीं है लेकिन वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, और रेडियस ऑफ द सर्कुलर मोशन मतलब जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है। इससे भी पूछ ले कि भाई एक बड़ा रेडियस बना रहा है और एक छोटा रेडियस बना रहा है, तो क्या टाइम पीरियड ज्यादा और कम होगा? अरे फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैग्नेटिक फील्ड सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज का मास सेम है, तो फिर तुम्हारा रेडियस सर्कल का बड़ा हो या छोटा हो, या फिर तुम्हारी चार्ज की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो या कम हो, टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। टाइम पीरियड एक रिवॉल्यूशन के लिए अगर सपोज 30 सेकेंड लग रहे हैं तो 30 सेकेंड लगेंगे ही। समझ में आया? तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाते हैं। समझना क्या है? इंडिपेंडेंट है वो समझ। डन। ओके चलो, सो रेडियस लिखना रह गया है बट वेलोसिटी एंड रेडियस दोनों याद रखो। ओके, टाइम पीरियड दोनों से इंडिपेंडेंट है। ओके चलो, एंड थर्ड एंड द लास्ट केस देखो। तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ये जो हमारा चार्ज है वो ना तो जीरो, टाइम हो गया, ये जो हमारा थर्ड केस तो खत्म तो हो जाएगा लेकिन फटाफट करना पड़ेगा। क्या करें? थर्ड केस नेक्स्ट क्लास में रखें। 48 तो हो गया है, तुम्हें 2 बजे पहुंचना है। ओके, तो फर्स्ट और सेकंड केस तो समझ में आ गया। हम क्या समझ रहे हैं? मोशन इन एक्सटर्नल मोशन ऑफ अ चार्ज इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो केस 1 देखा हमने, जिस केस में चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की ही या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, और केस 2 देखा जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वो सर्कुलर मोशन दे रहा है। डन। इतना पता चल गया। और ये जो थर्ड केस है दैट वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास। अंडरस्टूड? ओके।